तो मैंने आज थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करनी थी रिलेटेड टू बिटकॉइन, ऑल्ट सीजन डोमिनेंस और इथेरियम, ईथ बीटीसी का चार्ट। उस हवाले से जो चीज़ें जो हैं वो हमने डिस्कस करनी थी। अच्छा, पिछले जो दिन हुए हैं, पिछले दिनों ये जो 2-3 दिन गुजरे हैं, इसमें आपने ऑल्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छा मोमेंटम देखा है। ठीक है, ऑल्ट कॉइन्स तकरीबन 20-30% जो है उनमें इंक्रीज़ आया है। क्योंकि हुआ ये है कि जो बीटीसी की डोमिनेंस है, अगर आप देखो, अगर आप इसको डेली पे देखो या इवन 4 आवर पे देखो, तो आपको क्लियरली नज़र आएगा कि जो बीटीसी की डोमिनेंस है वो इस लेवल से रिजेक्ट हुई है बहुत हैवीली। ठीक है, बीटीसी की डोमिनेंस रिजेक्ट हुई है और उसके बाद जो पैसा है वो निकल के आपके ऑल्ट्स में आया है। ठीक है, तो आपने देखा कि जब ये पैसा निकल के ऑल्ट्स में आया है तो ऑल्ट्स में एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिला है। ठीक है, बीटीसी जो है, अगर हम बीटीसी को देखें, आप देखें कि हमारे पास एक सिनेरियो है कि जी बीटीसी स्टेबल हो जाए और डोमिनेंस गिरे, वो सबसे अच्छा सिनेरियो होता है बीटीसी के लिए, सॉरी ऑल्ट कॉइन्स के लिए। तो आपने देखा कि पिछले कल ये हुआ है कि 2-3 दिन से बीटीसी जो है वो इस एरिया में स्टेबल हो गया था। ठीक है, 21 से लेकर तकरीबन 24 तक, मतलब आज कल तक जो है वो 3-4 दिन एक जगह पे स्टेबल रहा है और यही पैसा निकल के जो है वो आपके ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आया है, जिसकी वजह से जो डोमिनेंस है वो गिरी है। अब हुआ ये था कि आज आज मैंने व्हाट्सएप चैनल के अंदर बताया था कि जो मुझे जो है ना शॉर्ट टर्म करेक्शंस देखने को मिल सकती हैं, प्रॉफिट बुक करते रहो। अब वो मैंने क्यों कहा था कि अगर आप वीकली पे देखो, तो ये जो हमारा जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, वीकली पे ये ऑर्डर ब्लॉक है, इससे जो है बिटकॉइन जो है वो यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा। अब जो ये रिजेक्ट हुआ है उसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत जो मोमेंटम है वो आपको ऑल्ट्स में देखने को मिला है। अब आप देखो कि सिर्फ बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो सिर्फ 61.5 से वो आके गिरी है 58 पे, तकरीबन 3-4। भाई आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, हेलो। हसन भाई, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। सबको नहीं हो रही? हो रही है, मेरे पास नहीं हो रही। आप दोबारा से ज्वाइन करें। सर हो रही है सर। चलिए ठीक है। अच्छा, तो ये जो, मुझे भी हो रही। जी जी, आप दोबारा से ज्वाइन करें जी, आपके नेट का इशू होगा। ठीक है, तो कहने से मुराद ये है कि यहाँ से ये डोमिनेंस रिजेक्ट हुई है और जिसकी वजह से जो है वो ऑल्ट्स में आपको पैसा देखने को मिला है। लेकिन फिर मैंने व्हाट्सएप चैनल के अंदर मैसेज किया कि भाई मैं जो है वो मैंने ये मैसेज किया कि ऐसे ही अगर बीटीसी डोमिनेंस बाउंस करती रहती है तो वी कैन सी अ करेक्शन ऑन लोअर टाइम फ्रेम्स। ठीक है, क्योंकि अगर आप बीटीसी डोमिनेंस को देखें तो बीटीसी डोमिनेंस जो है वो अपने की सपोर्ट पे आ गई थी। ये जो ट्रेंड लाइन है, आप देखो कि ये वीकली की ट्रेंड लाइन है, ये कितनी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। और आप देखो कि किस तरह तेज़ी से जो है वो बीटीसी डोमिनेंस जो है वो हम ऑल्ट्स का बेड़ा गर्क करती रही है। और कब से करती रही है? 22 अगस्त से, ऑलमोस्ट मई से करती रही है। मई 22 से लेकर आज तक बीटीसी की डोमिनेंस ऊपर जाती रही है, पैसा निकल के जो है ऑल्ट्स से जाता रहा है, जिसकी वजह से ऑल्ट्स ब्लीड करते रहे। ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आप सिर्फ बिटकॉइन का चार्ट देखना शुरू कर दो और डोमिनेंस का चार्ट देखना शुरू कर दो, आपको ऑल्ट कॉइन्स का एनालिसिस करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो, सिर्फ मैंने एक चार्ट देखा बीटीसी डोमिनेंस का कि भाई करेक्शंस आ सकती हैं लो टाइम फ्रेम पे, ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, इससे बिटकॉइन जो डोमिनेंस है वो बाउंस बैक हो रही है। आप देख रहे हो कितनी परफेक्टली जो है इससे जो है वो बाउंस हुई है डोमिनेंस, सिर्फ एक चार्ट की बेस पे। और ये यहाँ से 58 से 59 तक गई है और आपके ऑल्ट्स तकरीबन 15% और 10% जो है वो ड्रॉप हो गए, सिर्फ एक चार्ट को देखने की वजह से। क्यों? कि भाई ये आपका पैसा है, ये अगर आपका क्रिप्टो में, टोटल क्रिप्टो में अगर आपका इस टाइम पे कितना पैसा पड़ा हुआ है, $3.39 ट्रिलियन पड़ा हुआ है। ठीक है, उसमें से 59% कहाँ पड़ा हुआ है? बीटीसी के अंदर। तो अगर ये ऊपर जाएगी तो इट मीन्स कि पैसा बीटीसी में जा रहा है और आपके ऑल्ट्स जो हैं वो आपके ब्लीड करेंगे। ठीक है, आप मेरी बात कंप्लीट करने तो फिर मैं आपके सारों के सवाल लेता हूँ, क्योंकि ये ना रिकॉर्डिंग हो रही है तो इसको मैं ना वो थोड़ा एक
चीज़ें स्ट्रीमलाइन की तरह लेके चलना चाहता हूँ। रिकॉर्ड ना हो रही होती है फिर तो चलो बंदा जो है कर लेता है। अच्छा, उसके बाद ये जो है यहाँ से हमें थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला और उसके बाद ये अब दोबारा पंप हो गई है। अभी तक बीटीसी डोमिनेंस में हमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा जिसकी वजह से हम कहें कि भाई बीटीसी डोमिनेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बेरिश हो चुकी है और अब हम ऑल्ट सीज़न जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑल्ट सीज़न जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ Q1 के अंदर। ये मैंने व्हाट्सएप चैनल के अंदर ये मैसेज किया था कि ये तो जस्ट वार्म अप था। आपने जस्ट पेशेंस रखना है और आप देखो कि सिर्फ डोमिनेंस थोड़ी सी गिरी है और आपके ऑल्ट्स ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, सारे खुश थे। सोचो कि जब ये डोमिनेंस गिर के यहाँ तक आएगी, ठीक है, आपके इन लेवल्स तक आएगी, सोचो आपके ऑल्ट्स कहाँ पर होंगे, ठीक है, कितना ज़्यादा यूफोरिया स्टेज होगा, कितना क्रेजी ऑल्ट सीज़न होगा, लोग पागल हुए हुए होंगे, ठीक है। सो आपने इस ऑल्ट सीज़न की जो है वो तैयारी करनी है, किसी भी किस्म के ट्रैप्स में जो है वो नहीं फंसना, ठीक है, क्योंकि बुल मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम ट्रैप्स में फंस जाते हैं, ठीक है, मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रैप करती है। तो अभी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम, अगर आपके पास एमरजेंसी फ़ंड है तो यू आर सेफ़। अगर आपके पास एमरजेंसी फ़ंड नहीं है और आप पूरा मार्केट में इन हो तो फिर आपको सोचना चाहिए कि आप पूरा मार्केट में क्यों इन हो, क्योंकि अगर यहाँ से जो बीटीसी डोमिनेंस यहाँ से 65 तक यहाँ तक पंप करती है, 64 तक, 65 तक, आपके ऑर्ड्स बहुत ज़्यादा ब्लीड करेंगे और आपकी जो बिटकॉइन अगर उसमें भी करेक्शन आ जाती है तो बहुत बुरा हाल होगा। तो आपने बस ये क्या कहते हैं, अपना पोर्टफोलियो देखकर ये हिसाब लगाना है कि भाई क्या आपका पोर्टफोलियो 20% 50% करेक्शन बर्दाश्त कर सकता है बीटीसी की या नहीं, या ऑल्ट्स में 30% की जो करेक्शन है वो बर्दाश्त कर सकता है आपका पोर्टफोलियो या नहीं। अगर नहीं कर सकता तो फिर आपको अपना पोर्टफोलियो उसी हिसाब से मॉडिफाई करना चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा और आपने कॉइन ज़्यादा रखे हुए हैं, कॉइन्स को कम करो, ठीक है, और रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलो। पैसा ऑल इन भी आप जा सकते हो, लेकिन अगेन वही बात है कि सारा जो है आप ऑल इन हो जाओगे, आपके पास मार्केट यहाँ से गिरती है, आपके पास कुछ नहीं होगा। तो ये बीटीसी डोमिनेंस का सिनेरियो था। अब मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा था बीटीसी के हवाले से। बीटीसी जो है वो, अगर आप यहाँ से ये ट्रेंड लाइन बनाएं तकरीबन वीकली के ऊपर, ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चीज़ों को ना 4 आवर पे, सॉरी 1 आवर पे, 15 मिनट पे इन चीज़ों को देखना छोड़ दें। जब आपका एनालिसिस शिफ्ट हो जाएगा बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर, वीकली के ऊपर, मंथली के ऊपर, लिटरली आप कभी लॉस नहीं करोगे मार्केट में। अगर आप वीकली पे देखना चीज़ों को शुरू कर दोगे, ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे, ठीक है, बिगर पिक्चर देखोगे, तब आपको पिक्चर जो है वो क्लियर नज़र आएगी, ठीक है। कैसे? 15 मिनट पे आपको नज़र आ रहा है बिटकॉइन जो है भाई हैवीली डंप कर रहा है, ठीक है, 15 मिनट पे नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप वहीं पे वीकली पे देखो तो आपको नज़र आ रहा है कि बिटकॉइन तो डंप किया ही नहीं, उसकी तो लगातार 3 कंटिन्यूस जो है वीकली कैंडल है, ठीक है। सो आपको हमेशा बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर चीज़ों को एनालाइज करना है, तभी जो है वो आपका जो एनालिसिस है वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो बीटीसी के हवाले से मैं ये कहना चाह रहा था कि बीटीसी ने जो है, अगर आप यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें बॉडी से, अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें यहाँ से बॉडी और विक से विक, ठीक है, तो आपको नज़र आएगा कि ये वाला जो जोन है ना पूरा, ठीक है, ये वाला जो जोन है ये बहुत ज़्यादा एक न्यूज़ समझ लें कि इम्पॉर्टेंट जोन है बीटीसी के लिए। यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा जो है वो एक रिएक्शंस देखने को मिल सकते हैं। और आपने देखा कि बीटीसी एग्जैक्ट जो मैंने आपको ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाई थी कल परसों, वहीं से ही रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। सो इट मीन्स कि यहाँ पे, और ये वीकली रिजेक्शन है, वीकली रिजेक्शन मीन्स कि अगर आप इसको थोड़ा सा यहाँ से अगर यहाँ तक करें तो आपको नज़र आ रहा है कि 3% की रिजेक्शन है, ये अच्छी खासी, ठीक है, बीटीसी के लिए। तो 3% रिजेक्शन जो है वो एक अच्छी रिजेक्शन होती है। अगर आप इसको 1 आवर पे देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये एक अच्छी खासी रिजेक्शन है, ठीक है। सो वीकली पे आपको इतना फील नहीं होगा। अच्छा, तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब लोग कह रहे हैं जी डंप आ सकता है या नहीं आ सकता। तो पहले तो हम चलेंगे इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ ये है कि अगर आप पीछे जाओ, पीछे सिनेरियो, तो आपको नज़र आएगा कि बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, ये वाला पीछे पिछली बुल मार्केट में। आपने देखो कि जो ये वाली जो बुल मार्केट का ये वाला जो टॉप था ना, इसको मार्केट ने बहुत मुश्किल से ब्रेक किया। अगर आप इसको यहाँ से बिल्कुल लेके जाओ तो आपको नज़र आ रहा है कि ये वाला एरिया है, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ से मार्केट ने इसको टच किया, उसके बाद यहाँ पे नहीं
इसको क्रॉस कर पाया, फिर डंप किया, फिर इसको किया, फिर क्रॉस नहीं कर पाया, फिर डंप किया, फिर गया, फिर यहाँ से रिजेक्ट हुआ और फिर यहाँ से अच्छी खासी करेक्शन दी 48,000 तक, फिर उसके बाद ऊपर क्लोजिंग दी, फिर यहाँ से डंप किया, फिर गया। फाइनली जो है आफ्टर 4-5 अटैम्प्ट्स बिटकॉइन ने जब इसको ब्रेक किया है, यानी प्रीवियस ऑल टाइम हाई को, उसके बाद बिटकॉइन ने जो है एक अच्छी रैली दी है आपको तकरीबन 40% की। ठीक है, अब कहने से मुराद ये है कि बिटकॉइन जो है वो आपने बिट चीज़ों की फेजेस को समझना है कि मार्केट का जो प्राइस एक्शन होता है ना, वो 3 तरह से होता है। या तो वो होता है अप ट्रेंड में, या वो होता है कंसोलिडेशन में, या वो होता है डाउन ट्रेंड में। जी बोलो। हारून आप हैंड रेज कर रहे हो। सो या तो आपका ट्रेंड जो है वो ये 3 किस्म के प्राइस एक्शन होते हैं। पहले फिनिश कर लें, आपने जो जरूरी बताया वो बता दें, बाद में कर ले लीजिएगा जी जी हाँ, तो ये जो चीज़ें क्योंकि हैं नेट भी दोस्त। जी, फर्स्ट एक एक ट्रेंड होता है अपवर्ड ट्रेंड मार्केट, और एक होता है कंसोलिडेशन, और एक होता है डाउन ट्रेंड। ये 3 किस्म के प्राइस एक्शन होते हैं प्राइस किसी भी चार्ट के अंदर। इसके अलावा मार्केट इसके अलावा कोई बिहेव नहीं करती। या तो वो कंसोलिडेशन में रहती है, या वो अप ट्रेंड में रहती है, या वो डाउन ट्रेंड में रहती है। तो आपने देखा कि जब मार्केट किसी भी कंसोलिडेशन में फेज़ में होती है तो उसके बाद वो एक या तो बड़ा डंप देती है या बड़ा पंप देती है। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर रही होती है, लिक्विडिटी अपने आप को इकट्ठी कर रही होती है। फिर वो एकदम ये जब सारी लिक्विडिटी यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, फिर वो एकदम जो है प्राइस फटती है और जो है वो सारा कुछ। तो यहाँ पे हमने यही देखा कि लिक्विडिटी यहाँ पे इतनी ज़्यादा भर गई थी कि जब वो फटा है तो यहाँ पे आपने देखा कि कितना बड़ा जो बिटकॉइन ने यहाँ पे हमें मूव दिया है। अब कहने से मुराद ये है कि अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो पंप है, ये अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर देखते तो आपको पहले ही पता लग जाता, और अगर आप यहाँ पे इसको होल्ड करते, अगर मैं आपको मंथली पे लेके चलूँ, ये देखो ज़रा, आप मंथली पे अगर इस चार्ट को देखो ना तो आपको नज़र आ रहा है कि प्राइस यहाँ पर आई है, एब्जॉर्ब हो गई, उसके बाद नीचे डंप किया, एब्जॉर्ब, नीचे डंप किया, एब्जॉर्ब। इस चीज़ से आपको क्या पता लगा? अगर कोई अक्लमंद होता उसको पता था कि यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, और जब भी कोई प्राइस पम्प करती है ना किसी भी जगह से, फॉर एग्जांपल वो इस रेंज में चल रही है, तो वो यहाँ पे ना इस तरह की स्कैम बिक्स देती है नीचे। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप करती है, लिक्विडिटी स्वीप्स कर लेती है, उसके बाद वो फिर ऊपर जाती है ऊपर के लिक्विडिटी स्वीप्स करने के लिए। तो आप देखो कि किस तरह जो है वो यहाँ पे स्वीप करता रहा है। मंथली चार्ट के ऊपर अगर आप देखें, मंथली कैंडल आप देखें कि वो नीचे क्लोज हो ही नहीं पा रही थी। ठीक है, ये सबसे बड़ा साइन था। अगर वो यहाँ पे क्लोज होती फिर हम कहते हैं कि यार हम मज़ीद यहाँ पे जाने वाले हैं 30,000 पे, उस पर 20,000 पे। लेकिन आपने देखा कि ये जो स्वीप हुई हैं, ये कितने मज़े का प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा था कि अगर आप सिर्फ मंथली चार्ट पे ये देखते, अगर आपकी यहाँ पे बाइंग हो जाती, और अगर आप यहाँ से देखो तकरीबन बिटकॉइन ने यहाँ से तकरीबन ऑलमोस्ट 79% का मूव दिया है। ठीक है, जस्ट ये ऑब्ज़र्व कर आप ये करें। ठीक है, अगर हम पीछे हिस्ट्री में चलें, अगर आप पीछे हिस्ट्री में चलो, ये पिछली बुल मार्केट थी। अगर आप इसको, ये मैंने ना उसमें किया हुआ है, इसको मैं ऑन ऑफ कर देता हूँ। ये मैंने ना उस चार्ट में किया हुआ है कि इसमें आप ना थोड़ा छोटा करके देख सकते हो। तो ये पिछली बुल मार्केट है 2016 वाली। ठीक है, तो आप देखो कि ये 2020 वाली बुल मार्केट है, ये 2016 वाली बुल मार्केट है। अगर आप इसको जूम करोगे ये भी ऐसे ही बनता है जैसे ये है। ठीक है, तो अगर आपको नज़र आएगा कि जब बिटकॉइन ने, आपको नज़र आएगा कि जब बिटकॉइन ने 2016 का टॉप ब्रेक किया, 2016 का टॉप जब ब्रेक किया, जैसे हमने 2020 का टॉप यहाँ पे ब्रेक किया है, तो आपको नज़र आएगा कि सेम हमने मूव दिया है ऊपर की तरफ जैसे हमने यहाँ पर मूव दिया है। ठीक है, अब आती है असल मुद्दे की बात कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ। असल मुद्दे की बात ये है कि आप देखो कि जब ये यहाँ से पंप हुआ है पैराबोलिक, अगर मैं यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करूँ, ये 2016 के मार्केट का टॉप था बुल मार्केट का। उसके बाद आप देखो कि कितनी कैंडल्स बनी हैं, 1 2 3 4 वीक्स कॉन्टीन्यूसली जो है मार्केट ऊपर गई है, 4 वीक्स। अगर हम यहाँ पे जाएं, कितने हुए हैं, 1 1 2 3 और
अभी 3 वीक्स हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम अभी तक अगर आप पिछली सारी हिस्ट्री देखें ना, तो मार्केट एग्जैक्ट आपके पिछले टाइम जो साइकिल्स है ना, एग्जैक्ट बिटकॉइन उसी तरह चल रहा है। तो अगर हम यहाँ से थोड़ा करेक्शन का जो है वो पता लगा सकते हैं। जी हारून, यार आप हैंड रेस करते हो फिर बोलते ही नहीं हो। तो जी नेचर, हसन भाई बाद में पूछो ना, फिलहाल आप कंटिन्यू रखें। हाँ जी। तो कहने से मुराद ये है कि हमने जब इसका ब्रेक किया ना, तो आप देखो कि एक पैराबॉलिक मूव जो है, अभी हमने वो पैराबॉलिक मूव नहीं दिया। उससे पहले शायद हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकती है जैसे हमें यहाँ मिली। अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। आप देखो 1 2 3 4 4 वीक्स कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल, उसके बाद देखो 2 वीक्स की आपको यहाँ पे एक डंप देखने को मिला है। अगर आप इसको मैयर करें कि कितना डंप है, अगर आप यहाँ से इसके यहाँ से टॉप से बॉटम करें तो तकरीबन 31% का जो है वो ड्रॉप बीटीसी ने दिया है, ठीक है। अगर हम पिछली हिस्ट्री को देखते हैं 31% का ड्रॉप है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर इसको 21% भी ड्रॉप में करता हूँ कि फॉर एग्जांपल के एक और वीक हमारा बुलिश चला जाता है, या इसको हम बुलिश वीक कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। यार ये कौन है? तो हम, यार क्यों हैंड रेस कर रहे हो? अगर करना है तो बोलो, बार बार जो है ना आवाज़ आ रही है। तो ये हमने जो है 3 कैंडल जो हैं वो अभी तक वीक की कंटिन्यूसली देखी हैं। तो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर एनालिसिस करो कि पीछे क्या हुआ है हिस्ट्री में। तो अगर हम इसको डेली पे जाके देखें तो हमें थोड़ी सी रिजेक्शन जो है वो यहाँ से देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम दोबारा वीकली पे जाएं तो हमें अगर हम यहाँ से वो 30% का था, अगर हम यहाँ से टॉप से फॉर एग्जांपल कि अगली कैंडल के बाद अगर हमें 30% का जो है वो ड्रॉप देखने को मिलता है, ठीक है, या 20% का ड्रॉप देखने को मिलता है, तो वही 80,000 वाला जो हमारा एरिया है 80,000 वाला, यहाँ तक हमारी 20% की जो है वो करेक्शन बन रही है। आई थिंक 20% इज़ इनफ अगर हमारी यहाँ से करेक्शन आती है। अगर हम मज़ीद ऊपर जाते हैं, यहाँ से एक और पुशअप देते हैं, उसके बाद अगर करेक्शन आती है, तो मुझे जो लेवल देखने को मिल रहा है, ठीक है, वो एक तो ये लेवल है, ठीक है, जो कि बिटकॉइन इसको होल्ड कर सकता है, या ये वाला लेवल है, सॉरी 85 वाला लेवल है, और एक ये वाला लेवल है, ठीक है, 90,000 वाला, और ये एक 84-85 वाला लेवल। ये एक अच्छे जोन हो सकते हैं कि अगर मार्केट जो है वो यहाँ से करेक्शंस लेती है तो हम इन एरियाज़ में आ सकते हैं, और जो हमारे लिए एक अच्छी बाइंग जोन, हमारे लिए अच्छी बाइंग रेंज बनेंगे। और दूसरी चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि बुल मार्केट में किसी भी तरह का जो डिप है वो बाइंग द डिप अपॉर्चुनिटी है, उसमें आपने घबराना नहीं है, ठीक है। रिस्क मैनेज करते हुए जो है आपने पोजीशंस बनानी है, और करेक्शंस तो आनी हैं। अगर आप पिछली हिस्ट्री को देखें तो अगर हम मज़ीद पीछे जा सकते हैं, अगर चार्ट लोड हो जाए तो 2016 तक ही जा सक रहा हूँ, लोड नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपको नज़र आ रहा है कि यार यहाँ पे हमारे पास 4 कैंडल्स जो हैं वो बनी हैं वीक की। तो मे बी हमें कमिंग डेज़ के अंदर या इस मंथ के आखिर तक, क्योंकि मंथली क्लोजिंग होगी, मंथली क्लोजिंग आपको पता है हर दफ़ा ही बुरी होती है हर महीने की, ठीक है। तो मे बी हमें मंथली क्लोजिंग जो है वो बुरी देखने को मिल सकती है, थोड़ी बहुत हमें करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो इसलिए अपने प्रॉफिट्स वगैरह बुक करते रहा करो, ठीक है। सो ये BTC का सिनेरियो है पहला। अच्छा, अब दूसरी चीज़ आती है कि लोग कहते हैं यार फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स का ना, ठीक है, मैं अक्सर कहता हूँ कि फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है ना वो एक्सट्रीम ग्रीड के अंदर आ गया, तो प्रॉफिट बुक किया करो। अब आपको पता है कि 94 पे था ये, अब ये 80 पर आ गया है। तो कहने से मुराद ये है कि अगर हम यहाँ पे एक इंडिकेटर खोलें, मैं कल देख रहा था फेयर एंड ग्रीड, ये वाला नहीं है, ये वाला भी नहीं है, एक मैं इंडिकेटर देख रहा था
क्रिप्टो फेयर में भी ये था, हाँ जी ये वाला था। तो आपको मैं ना एक और चीज़ मज़े की दिखाता हूँ कि अब लोग कहते हैं कि यार वो फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स एक्सट्रीम पे चला गया तो मार्केट जो है पुल बैक ले सकती है, वो सारा कुछ है। लेकिन मैं कल एक चीज़ देख रहा था, अगर आप पिछली बुल मार्केट में जाओ इस फेज़ में, तो आप देखो कि जब ये एक्सट्रीम ग्रेड का लेवल है ना तकरीबन 98 पे, आप देखो कि मार्केट जो है वो तकरीबन यहाँ से जब पंप करना शुरू हुई है, यहाँ से लेकर 9th ऑफ नवंबर को वो तकरीबन अप्रैल मई तक एक्सट्रीम ग्रीड के अंदर रही है। मतलब कि ये जो पीरियड हमारा पैराबॉलिक वाला जो मूव दिया है बिटकॉइन ने, कितने मंथ, नवंबर से अप्रैल तक, नवंबर दिसंबर जनवरी फेब मार्च अप्रैल, तकरीबन 6-7 महीने जो ये सेंटिमेंट है वो ग्रीड में रहा है, ये ग्रीड में रहा है। इससे एक चीज़ साबित हो गई कि यार जब सेंटिमेंट हमारी मार्केट पैराबॉलिक फेज में अंदर होती है तो हमारे ये सेंटिमेंट्स भी जो है वो एक जगह पे आके एक्सट्रीम ग्रीड के अंदर रहते हैं, ठीक है, 3-4 मंथ, मतलब मज़े से जो है वो प्रॉफिट्स होते हैं। ऑल्ट सीज़न आएगा तो एक्सट्रीम ग्रीड रहेगी और आपको 3-4 मंथ्स जो है वो प्राइसेस ने ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। तो एक चीज़ मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है कि हम काफ़ी टाइम जो है वो एक्सट्रीम ग्रीड के अंदर रहते हैं। उसके बाद आप देखो कि मार्केट जो है वो फिर यहाँ से जब गिरी है तो एक्सट्रीम फेयर के अंदर आ गई थी। उसके बाद लोगों ने यहाँ समझा था कि बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई। उसके बाद मार्केट मेकर्स ने एक और पुश दिया है मार्केट को, ठीक है, इस वाले हाई से एक और ऊपर हाई बनाया। लोगों को समझ लगा कि पिछला हाई ब्रेक हो गया है, लेकिन ये क्या था, ये स्विंग फेलियर पैटर्न था, एसएफपी हुआ है। और मार्केट ने उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे न्यूज़ आना शुरू हो गई थी यूक्रेन रशिया वॉर की, और ये सारे फंड्स आना शुरू हो गए थे और आपकी बेयर मार्केट अल्टीमेटली जो है वो स्टार्ट हो गई थी। तो ये फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स का है कि ये चीज़ देखने वाली है कि जब मार्केट एक्सट्रीम बुलिश होती है तो आपका जो फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स है वो भी बुलिश रहेगा। पहली चीज़ तो ये है कि इसके हवाले से जो है आपने घबराना छोड़ देना है। दूसरी चीज़, अगर हम अपनी स्टॉच आरएसआई देखें, स्टॉच आरएसआई ये देखें इसको वीकली पे, तो आपको ये नज़र आएगा कि हमें क्या पढ़ाया जाता है, क्या बताया जाता है कि जब मार्केट अपना ओवरबॉट हो जाती है तो उसके बाद आरएसआई टॉप पे चली जाती है और उसके बाद मार्केट गिरती है और फिर वो ओवरसोल्ड के अंदर आ जाती है, ठीक है, यही बताया गया है। फिर उसके बाद मार्केट ओवरबॉट होती है, उसके बाद फिर वो नीचे ओवरसोल्ड, तो ये आरएसआई इस तरह चलती है। तो हम ये कहते हैं कि यार जब ओवरबॉट हो जाए तो बेच दो, नीचे आ जाए तो सेल कर दो, ठीक, सॉरी यहाँ से बाय कर लो और जब ऊपर चली जाए तो सेल कर दो। लेकिन आप अगर पीछे जाके देखो इसी ऑसिलेटर को तो आपको नज़र आएगा कि मार्केट किस तरह ऑसिलेटर्स को, इन आरएसआई को किस तरह रीसेट करती है। यहाँ पे देखो जब ये पैराबॉलिक मूव आया, ठीक है, पैराबॉलिक मूव आया तो उसके बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट, जब ये पैराबॉलिक मूव आया तो आपकी आरएसआई बिल्कुल हीटअप हुई थी। अब लोग समझ रहे थे कि यार बेच दो बेच दो बेच दो, यहाँ लोगों ने क्या किया, बेच दिया। यार आरएसआई बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड जोन में चली गई है, ठीक है, सॉरी ओवरबॉट जोन में चली गई है, अब बेच दो, मार्केट गिरने वाली है। लेकिन आपको क्या क्या नज़र आया है कि बीटीसी ने यहाँ पे गिरी नहीं, कंसोलिडेशन दी, कंसोलिडेट किया। ये कंसोलिडेट क्यों कर रही थी कि अपने सारे जो ऑसिलेटर्स हैं उनको रीसेट किया। कैसे, आप देखो कि ये कंसोलिडेट कर रहा था लेकिन आरएसआई आपकी नीचे आती रही, आरएसआई नीचे आती रही आती रही आती रही और उसके बाद यहाँ बॉटम पर आ गई और आपकी प्राइस वहीं खड़ी रही। इट मीन्स कि आपके आरएसआई इंडिकेटर्स रीसेट हो चुके हैं। इट मीन्स कि अब मार्केट जो है वो एक और पुशअप जो है वो दे सकती है और मार्केट ने सेंटिमेंट्स को सारों को रीसेट कर दिया। ईएमएस रीसेट हो गए, आरएसआई रीसेट्स हो गई, स्टॉच मैकडी सब रीसेट हो गए। उसके बाद आप देखो कि मार्केट ने किस तरह जो है एक और पैराबॉलिक मूव दिया है। अगेन अभी भी मैं यही एज्यूम कर सकता हूँ, ये तो हमने
अज्यूम कर लिया ना कि ये करेक्शन आ सकती है। अब एक और सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि लेट्स सपोज करेक्शन नहीं आती। करेक्शन नहीं आती तो अगला जो सिनेरियो है वो ये है कि मार्केट का जो ये देखो दोबारा ये इसी टेरिटरी में आ रहा है आपकी। लोग कहेंगे यार अब मार्केट जो है वो अब गिरने वाली है, बेच दो सब कुछ, ठीक है, बिटकॉइन अब यहाँ से टॉप हो गया है, क्योंकि आरएसआई जो है वो ओवर बॉट हो चुकी है। नहीं, ऐसे काम नहीं करती मार्केट। मार्केट मेकर्स को ही पता है कि यार आरएसआई जो है वो ओवर बॉट हो चुकी है। अब अगला सिनेरियो क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से करेक्शन नहीं आती, मार्केट क्या करेगी कि यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेट करना शुरू हो जाएगी इस तरह। जब ये कंसोलिडेट करेगी तो आप देखोगे कि जो ऑसिलेटर है ये भी रीसेट होना शुरू हो जाएगा, दोबारा से नीचे डाउन आना शुरू हो जाएगा। तो जब ये रीसेट होना शुरू हो जाएगा उसके बाद कंसोलिडेशन यहाँ पर हो जाएगी और उस तरह का जो है एक बुल फ्लैग टाइप जो एक और पैनेट बन जाएगा। उसके बाद मार्केट एक और पुश देगी ऊपर का और वो आपको जो है वो इस तरह का बड़ा मूव आपको दोबारा से देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट ने ये जो कंसोलिडेट किया है क्या किया, लिक्विडिटी को इकट्ठा किया है और आपके जितने भी ऑसिलेटर्स थे उनको रीसेट कर दिया, आपके फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स को रीसेट कर दिया, आपके ऑसिलेटर्स को आपके आरएसआई को रीसेट कर दिया। अब हम गुड टू गो हैं कि जो आपकी ईएमए यहाँ पर फिर रही थी, मार्केट ने कंसोलिडेट करते करते उस ईएमए को अपने पास ले आया और यहाँ पे अब मार्केट ईएमए के बिल्कुल नज़दीक आ गई और यहाँ से ईएमए से बाउंस दिया और अब मार्केट जो है वो मज़ीद बड़ा पंप देने को तैयार है। ये चीज़ समझ आ गई सबको कि ये दो सिनेरियोस हो सकते हैं कि अगर करेक्शंस आती हैं तो कितनी बड़ी करेक्शन आ सकती है अगर पिछली हिस्ट्री को देखा जाए, और अगर करेक्शन नहीं आती तो बीटीसी अपने आप को एक जगह पे स्टेबल कर ले और सारे आपके जो ऑसिलेटर्स हैं वो सब रीसेट हो जाए। उसके बाद हम एक और बड़ा मूव देखेंगे। लेकिन आप देखोगे कि अगर बीटीसी अपने आप को इस जगह पे स्टेबल कर लेता है तो आप देखोगे कि वही होगा कि आपकी बीटीसी की डोमिनेंस गिरना शुरू हो जाएगी और आपके ऑल्ट्स में पैसा जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे जैसे आपने यहाँ पे देखा था। अगर आप यहाँ पे 2021 में जाएं, ये वाला जो पीरियड था ना, इस पीरियड में बीटीसी ने कंसोलिडेट किया था और इसमें ऑल्ट सीजन आया था। ठीक है, ऑल्ट सीजन तब नहीं आया था जब बीटीसी यहाँ से यहाँ जा रहा था। ठीक है, ऑल्ट सीजन असली आया था जब बीटीसी ने कंसोलिडेट किया था, प्राइसेस ने तब असली पंप किया था। तो कहने से मुराद ये है कि आप अभी भी यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर बीटीसी कंसोलिडेट देता है अगले दिसंबर में, बीटीसी में करेक्शंस नहीं आती, तो हम अगला जो सिनेरियो है वो यही देख सकते हैं कि हमें थोड़ी सी कंसोलिडेशन देखने को मिले। ये मैंने बहुत ज़्यादा कल रात बैठ के स्टडी करके बहुत ज़्यादा रिसर्च करके जो है मैंने ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने निकाली और लिखी कि मैं ये आपसे सेशन में डिस्कस करूँगा कि मुझे ये पिछली सिनेरियोज़ देख के लगा है कि इसलिए मैं ये सेशन रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। जिसने नहीं सुना वो बाद में जो है वो देख लेगा। तो हमें कहने से मुराद अब इसमें यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपने कभी भी जो ट्रेंड होता है ना उसको चेज़ नहीं करना होता। एक मार्केट नीचे गिर रही है उसको कभी नहीं पकड़ना, उसको कहते हैं फॉलिंग नाइफ। फॉलिंग नाइफ को कभी भी आप कैच नहीं करते, अदरवाइज़ आपके ही हाथ ज़ख्मी होते हैं। और ना कभी भी आपने ऊपर जाते हुए ट्रेंड को पकड़ना है, ऐसे पकड़ोगे जब मार्केट गिरेगी तो सब आपका ख़त्म हो जाएगा। तो अभी ये जो आप देखो, ये जो आज क्रिप्टो मार्केट से लिक्विडेशंस हुई हैं, ये किन को लिक्विडेट किया गया है? ये रिटेलर्स को लिक्विडेट किया गया है जो मार्केट को पम्प देख के अंदर घुस जाते हैं, उनको निकाल के बाहर फेंका गया है कि तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि भाई हमेशा डिप्स में बाइंग किया करो, वेट किया करो सारी कन्फर्मेशंस का। जब आपको कन्फर्मेशंस पूरी तरह से मिल जाएं तब मार्केट में एंटर हुआ करो। उसके अलावा ट्रेंड को ना पकड़ा करो। ट्रेंड को चेज़ करोगे, ट्रेंड आपको जो है वो, अब हम किस चीज़ को चेज़ करेंगे? मैं चाहता हूँ कि बीटीसी अपने आप को यहाँ कंसोलिडेट करे या हमें यहाँ तक करेक्शन दे, 80-85,000 तक करेक्शन दे, तो देन जो है हम गुड टू गो होंगे दोबारा अपवर्ड रैली के लिए, जो बीटीसी की जो भी रैली है सब कुछ देखने के लिए। और दूसरी चीज़ लास्ट में बीटीसी के हवाले से ये है कि मैंने बताया कि प्राइस 3 तरह से बिहेव करती है, या तो अप ट्रेंड में, कंसोलिडेशन में या डाउन ट्रेंड में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम 80%, ये याद रखना कि
80% प्राइस कंसोलिडेशन रहती है और 20% सिर्फ ट्रेंड में रहती है, ठीक है। 80% प्राइस कंसोलिडेशन में रहती है। मैं आपको इसका प्रूफ देता हूँ। मुझे बताओ कि जब ये हमारा अप ट्रेंड शुरू हुआ, ये कब से कब तक था? लाइक अगर आप इसको देखें, तकरीबन 147 दिन, सिर्फ 147 दिन जो है वो अप ट्रेंड था। लेकिन जो कंसोलिडेशन थी ये वाली, जब बोरियत वाला टाइम था, ये कितना टाइम था? आपको नज़र आएगा तकरीबन 497 दिन, 497 डेज़। कहाँ 147 डेज़ और कहाँ 497 डेज़। इट मीन्स कि 80% प्राइस कंसोलिडेशन में रहती है। अच्छा आगे देख लो, यहाँ से बिटकॉइन ने अप ट्रेंड दिया, कितना टाइम दिया? मैक्सिमम 154 डेज़। उसके बाद कंसोलिडेशन कितनी दी? 231 दिन। अब बिटकॉइन ने यहाँ से अप ट्रेंड कितना दे दिया? 35 दिन। तो कंसोलिडेशन होगी तो वो बेशक एक महीना भी चल सकती है, ठीक है। सो मैं ये कह रहा हूँ कि आगे दिसंबर Q1 कहते हैं क्वार्टर 1 को। अभी मुझसे कोई पूछ रहा था क्वार्टर 1 मतलब हर साल में 4 क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। तो क्वार्टर 1 जो है वो मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश होगा। अगर आप BTC के रिटर्न्स देखें एन मंथली, तो आपको नज़र आएगा कि जो इथीरियम है, अगला मैं इथीरियम के ऊपर आता हूँ, ठीक है। आपको नज़र आएगा कि सबसे ज़्यादा जो इथीरियम का क्वार्टरली रिटर्न्स हैं वो आपको नज़र आ रहा है कि वो Q1 के अंदर है। इट मीन्स कि दिसंबर में हमें शायद एक चॉपीनेस देखने को मिल सकती है, या थोड़ा बहुत ऑल्ट्स में मोमेंटम देखने को मिल सकता है, या करेक्शंस देखने को मिल सकती हैं। लेकिन Q1 से आप देखोगे कि इथीरियम का 92% एवरेज रिटर्न है Q1 के अंदर, हमेशा ग्रीन रहता है। तो मुझे यहाँ से पता लग रहा है कि इथीरियम जो है वो Q1 से पंप करना स्टार्ट कर सकता है, या इवन दिसंबर के एंड से, और आपके ऑल्ट्स की रैली को वो जो है वो लीड कर सकता है सारा कुछ। अभी जो सारा पैसा आया है वो आपने देखा कि इथीरियम में इतना पैसा नहीं आया जितना कि आपके दूसरे लार्ज कैप्स के अंदर पैसा आया है, ठीक है। बड़े बड़े जो कॉइन्स थे लार्ज कैप्स, उनके अंदर से पैसा आया है ज़्यादा, ठीक है। जो पुराने कॉइन्स थे XRP टाइप और इस तरह के जो बड़े लार्ज कैप कॉइन्स थे, ठीक है, INJ, ये जो बड़े बड़े कॉइन्स हैं उनके अंदर पैसा आया है। तो ये BTC का सिनेरियो है मेरी नज़र में। जहन में रख लो कि या तो करेक्शन या कंसोलिडेट करे, और ये वीकली चार्ट है। हमेशा चीज़ों को बड़ी उस पर देखें। जी वालेकुम सलाम। जी इस्लाम। अच्छा सर बताएं, INJ तो 30 पे गया ही नहीं, मैंने तो सेल ही नहीं किया यार ये तो अब दोबारा जा सकते हैं? नहीं नहीं, ये सवाल ना करो। देखो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ और आप मुझसे क्या सवाल कर रहे हो, ठीक है। मैं तो ओल्ड कॉइन्स की बात कर रहा हूँ ना। नहीं नहीं BTC नहीं से हमारा क्या लिंक है? हमने तो ओल्ड कॉइन्स लिए हुए हैं ना। नहीं 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 नहीं, BTC से लिंक है आपका, ठीक है। BTC अगर यहाँ से गिर गया तो आपके ऑल्ट कॉइन 30-40% गिर जाएंगे, फिर आप कहोगे BTC से लिंक है मेरा, ठीक है। ठीक है, आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आपको उसको देखनी चाहिए कि मैं आपको क्या चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। ये वही सवाल कि INJ कहाँ तक जा सकता है, कितना जा सकता है। $30, देखो मैंने अगर $30 बताया है आपको तो वो कोई वो नहीं है कि मैंने पत्थर पे लकीर नहीं है कि मैं वो $30 पे ही जाएगा, ठीक है। वो मेरा एनालिसिस होता है। अगर आप देखो मार्केट जो है INJ पे लेके चलता हूँ, बात INJ पे चली गई है, तो ये लेवल्स हैं, ये देखो INJ जो रिजेक्ट हुआ है वो कहाँ से हुआ है? अगर आप देखो तो ये जो लिक्विडिटी है ना, इससे रिजेक्ट हो रहा है। अब ये सारी लिक्विडिटी है $30 तक। मैंने आज आपको मैसेज किया है ग्रुप में कि अगर हम ये वाला जो जोन है, ये जोन मैंने इतना बड़ा क्यों बनाया, क्योंकि ये लिक्विडिटी जोन है। अगर ये लिक्विडिटी बंदा ये INJ क्रॉस कर लेता है, देन हम $50 पे इजीली जा सकते हैं, ठीक है। सो अभी ये जो रिजेक्ट हुआ है, ये $30 जो होता है ना क्रिप्टो में, जो है एग्जैक्ट वर्ड नहीं होता, वहाँ लिक्विडिटीज़ होती हैं, एरियाज़ होते हैं, इस तरह की लिक्विडिटी पड़ी होती हैं। अब मार्केट जो है वो इस लिक्विडिटी के यहाँ बॉटम से भी रिजेक्ट हो सकती है, वो लिक्विडिटी के इस मिड लाइन से भी रिजेक्ट हो सकती है, लिक्विडिटी के टॉप से भी रिजेक्ट हो सकती है। इसको हम कहते हैं डिमांड जोन या सप्लाई जोन, ये पूरा जोन होता है। इसलिए कहते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में वर्क नहीं करती, मार्केट में सप्लाई जोन डिमांड जोन वर्क करते हैं। सप्लाई जोन डिमांड जोन क्या होता है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेलर बैठे हुए हैं
वो सप्लाई जोन है। जहाँ सबसे ज़्यादा बायर्स बैठे हुए हैं वो डिमांड जोन है। तो इट मीन्स कि यहाँ सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये देखें। इट मीन्स कि यहाँ ये डिमांड जोन है, सॉरी सप्लाई जोन है, कि INJ को इसको क्रॉस करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी। अगर ये इसको क्रॉस कर देता है, ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है सारी, अगर ये इसको क्रॉस कर देता है देन हम इसमें एक अच्छा मूव जो है वो देख सकते हैं। और दूसरी ये चीज़ है सर कि भाई ईद की ऑल्ट भी अपडेट कॉइन्स, दे दीजिएगा। ईद पे मैं आऊँगा। और दूसरी बात ये कि बिटकॉइन और ऑल्ट डोमिनेंस को स्टडी करना शुरू करो, ठीक है। ये ऑल्ट कॉइन को स्टडी करते रहोगे कुछ भी हासिल नहीं होगा, ठीक है। BTC को जितने बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं आप देख लो, वो BTC का एनालिसिस करते हैं, डोमिनेंस का एनालिसिस करते हैं, उनकी सारी ट्रेड्स अच्छी जा रही होती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है डोमिनेंस गिर जाएगी तो मेरे ऑल्ट्स पंप करेंगे, चाहे मैंने गंदे से गंदा ऑल्ट्स भी लिया हुआ है, ठीक है। सो ये नहीं कि मेरा ऑल्ट कॉइन क्यों नहीं पंप कर रहा, सब पंप कर रहे हैं, तो भाई क्यों पंप करे वो जब तक पैसा ही नहीं आएगा उसमें, ठीक है। सो दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम ईथ पे चलें, अगेन मैं कह रहा हूँ कि इथीरियम पे जो है ना सोना, ठीक है। अगर आपको मौका मिलता है, आपके फंड्स इस तरह की इजाज़त देते हैं, तो आपने इथीरियम बेस्ड प्रोजेक्ट्स जो हैं उन अपने पास रखना है। मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर दिखाऊंगा। अगेन मैं कह रहा हूँ कि छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर देखना, चीज़ों को छोड़ दो। बड़े टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं ईथ BTC पे चलूँ, ये मैं आपको बार बार दिखाता हूँ कि जब ये चार्ट जो है ऊपर जाना शुरू होगा, इट मीन्स कि BTC अब एक जगह पर स्टेबल हो गया है, ये BTC गिर रहा है, लेकिन इथीरियम जो है वो उसको आउट परफॉर्म कर रहा है। मतलब अब इथीरियम कह रहा है भाई खल्ले वल्ले बिटकॉइन, मैं अब बिटकॉइन से अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। ये वो चार्ट है। अगर आप इसको वीकली पे जाके देखें तो मैंने ये बताया था कि ये अपने इम्पॉर्टेंट जोन के अंदर आ चुका है, जहाँ से ये बार बार रिजेक्ट होता है तो अच्छी रैली देता है इथीरियम। ये अपने बिल्कुल बॉटम पे आ चुका है। लेकिन अगर आप इस ट्रेंड लाइन को छोड़ दें, आप कहते हैं मैं ट्रेंड लाइन पे काम नहीं करता, छोड़ो, लेकिन आपको ये नज़र आ रहा है कि भाई ये जो BTC है ये अपने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिमांड जोन के अंदर आया हुआ है, ठीक है। वीकली डिमांड जोन है ये, और इसको आप ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है वीकली का। ये कोई 15 मिनट का डिमांड जोन नहीं है, या जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होगा। इसलिए आपको देखो कि यहाँ पे आपको ईथ BTC के अंदर रिएक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर आप इसको मंथली पे भी देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि ये जो जोन है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन है, ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे जो है आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो इस बेस पे, इस चार्ट की बेस पे आज आप डेट नोट कर लें। आज क्या डेट है? 24 डेट है। ईथ BTC का ये चार्ट है। सून आप देखोगे कि इसमें आपको कैंडल देखने को मिलेगी, फिर आपको थोड़ी करेक्शन देखने को मिलेगी, उसके बाद आपको एक हैवी कैंडल देखने को मिलेगी इथीरियम में। वो आपको अब जनवरी में देखने को मिल सकती है, या दिसंबर के आखिर में, या जनवरी में, या फेब में। आप देखोगे कि आपको एक बड़ी बड़ी कैंडल्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी, और आप देखोगे कि इथीरियम जो है उसके अंदर 2-2 हज़ार, जो 1-1 हज़ार की, $500-500 की जो इसमें कैंडल्स बनेंगी, ठीक है। और वो सारों के फेसेस को मेल्ट करेगी, लोग फोमो करेंगे, ठीक है, अब क्या आ रहा है। लेकिन मैं अभी से कह रहा हूँ ये टाइम है पोजीशंस बनाने का, पार्ट्स में बाय करो चीज़ों को, ठीक है। फोमो नहीं करो, डिप्स मिलते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करो, ठीक है। और मैं जो आगे प्राइस एक्शन देख रहा हूँ इथीरियम को, वो यही है कि थोड़ा सा यहाँ पे पंप आए, उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन, ठीक है, उसके बाद इस लेवल को होल्ड करे, और उसके बाद एक बड़ी कैंडल आपको देखने को मिलेगी इथीरियम के अंदर, ठीक है। और इथीरियम के ऊपर आपने नहीं सोना, ठीक है। इथीरियम बेस्ड प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पे आपने नज़र रखनी है। इथेरियम का कहाँ तक जा सकता है बुल रन में? यार 6000 तक जा सकता है? कितना? 6000 तक जा जी सकता जी, है? आराम 7-8 हज़ार तक जाएगा इंशाल्लाह। जनवरी तक कोई 6000 तक? यार ब्रो मुझे ये नहीं पता कि जनवरी तक कितना होगा, लेकिन ये सारे एनालिसिस हैं। लेकिन बस मैं इतना कहूँगा कि पेशेंस रखो, और चार्ट्स को बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर देखो। बड़े टाइम फ्रेम्स पे अगर आपको अच्छे बाउंस देखने को मिल रहे हैं, अच्छी आपको डिमांड जोन देखने को मिल रहे हैं, तो बाय कर लो। बड़े टाइम फ्रेम्स पे आपको ये मसला ये होता है कि आप पेशेंस, आप सब्र नहीं होता लोगों के अंदर,
वो बड़े टाइम फ्रेम्स को इग्नोर करते हैं, वो कहते हैं हमने किसी चीज़ में पैसा डाला है तो वो जल्दी से जो है ना पंप कर दे, ठीक है। सो बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर जो है वो आप नज़र रखा करो। बड़े टाइम फ्रेम्स का एनालिसिस कभी भी फेल नहीं होता और वो आपको सब्र भी देता है, क्योंकि जब एक चीज़ का देखो, आपने जब एनालिसिस इस चार्ट पे किया होगा ना, तो वो यहाँ से अगर थोड़ा सा भी गिरेगा यार, कहोगे यार ये तो थोड़ा सा ही तो आया है नीचे, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको ये लग रहा हो 20% की, लेकिन आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि यार ये छोटी सी तो करेक्शन आई है, क्योंकि आपका एनालिसिस ये बड़े टाइम फ्रेम का है। अगर आप देखोगे 15 मिनट पे, तो वहाँ तो आपको छोटी चीज़ भी जो है आपको इतनी बड़ी लग रही होगी कि यार ये क्या हो गया, ठीक है। इथेरियम किस प्राइस पे लेना चाहिए अगर कहीं मिले तो? इथीरियम जो है अभी अगर करंट हमें प्राइस पे ले सकते? इसका 3000 वाला और 3100 वाला जो जोन है ना, 3000 वाला, वो एक अच्छा जोन है, ठीक है, इथीरियम का। और मैं एक और चीज़ मैंने लिखी थी, सो ये चीज़ है। बाकी आगे वो मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि जो सेंटिमेंट्स हैं वो बहुत